बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ओवरवेल्म्ड है और अगर मैं ये कहूं कि इतना ज़्यादा फैंटेसाइज कर रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को, ख़ास तौर पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को, इसलिए क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये समझते हैं कि अगर हमारे मुल्क ने आगे बढ़ना है और इंतखाबात के हवाले से जब भी तनाज़ा खड़ा होता है, अगर उसका कोई हल निकालना है तो वो एक ही हल है कि मुल्क में वसी पैमाने पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए जाएं और जो इलेक्शन है जिसमें पेपर इस्तेमाल होता है, बैलेट इस्तेमाल होता है, उसको पेपरलेस किया जाए बाय एंड लार्ज और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाए। ये दिलचस्प बात है और ये अब की बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाय जनाब इमरान खान ये आर्गूमेंट हमेशा से पेश करती रही है। जनाब इमरान खान हमेशा से कहते रहे हैं कि अगर रिफॉर्म्स करने हैं तो वो इस तरीके से होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है, मसला सबसे बड़ा ये है कि आप जितने मर्जी इस्लाहात ले आए, जितनी मर्जी तब्दीलियां कर लें, बहरहाल इलेक्शन सियासी जमातों ने ही लड़ना है। और जब ये तमाम सियासी जमातें, जब तक ये तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी नहीं होंगी और कंसेंसस नहीं होगा तो आप जितनी मर्जी तरमीम ले आइए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हुकूमत को या हुकूमती जमात को हो सकता है, लेकिन अपोजिशन अगर इसके अंदर हिस्सा नहीं डालती तो फिर मसला जू का तू रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से भी यही मामला है कि अब बाकायदा तौर पर वो प्रेजेंट कर दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जब हम कहते हैं तो एक मशीन के जरिए वोट कास्ट होगा। हमारे बहुत से दोस्त जिनको अगर अभी तक ये टर्म अगर समझ नहीं आई तो वो मशीन अब हवाले की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और वो उसका जायज़ा ले रहे हैं। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर अपनी तफसीली रिपोर्ट देंगे और बताएगा इलेक्शन कमीशन कि हमें इसके हवाले से अगर ये मॉडल मंजूर है तो फिर जाहिर बात है उसकी प्रोक्योरमेंट होगी और आगे चल के मामला चलेगा। लेकिन आप मशीन बेशक सोने की भी बना लीजिए, जिन जमातों ने इलेक्शन लड़ना है अगर वो आपके साथ नहीं है, तमाम जमातें इकट्ठी नहीं, तो फिर उसका क्या फ़ायदा। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से जो कि आपके सामने रखें। अब दुनिया के अंदर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहां पर यह डिबेट अब भी हो रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होनी चाहिए, लेकिन यह जहन में रखिए कि वो तरक्की याफ्ता ममालिक एग्जिस्ट करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अब डिस्कार्ड कर चुके हैं, यानी उससे जान छुड़ा चुके हैं और वो वापस पेपर बैलेट की तरफ आ रहे हैं। उनमें अगर आप देखिए नीदरलैंड है, अमेरिका है, कनाडा है, नॉर्वे, जर्मनी, आयरलैंड का तो यहाँ तक कि उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में मशीनें ली कि उन्हें स्क्रैप करनी पड़ी। और ये डिबेट वहाँ पर अब बाय एंड लार्ज ख़त्म होती जा रही है और उसके ऊपर बड़ी एनालिटिकल स्टडी भी की गई है कि क्यों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का फ़ायदा नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर आज भी ये केस एडवोकेट करते नज़र आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही तमाम मसलों का हल है। इस पर भी बात करेंगे। हुकूमत तब्दीलियाँ कर रही है, FBI के चेयरमैन बदल रही है और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 1973 से लेकर आप देख लीजिए कि अगस्त 2018 तक कुल 24 चेयरमैन आए हैं FBI के, CBR के। और पिछले अगर आप 3 सालों के अंदर देखिए तो ओवरऑल अगर आप देखिए तो 7 वैसे 6 FBI चेयरमैन चेंज हो चुके हैं। हुकूमत का यही कहना है कि हम इस्लाहात ला रहे हैं, लिहाजा जो हमारे रास्ते में रुकावट बनता है और डिलीवर नहीं करता हम उसे तब्दील कर देते हैं। ये तमाम बातें डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आमिर डोगर साहब, चीफ विप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका डोगर साहब। और जनाब तलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। एक बात जो डोगर साहब मैं आपसे पूछना चाह रहा था, सबसे पहले अभी फवाद चौधरी साहब को आपने सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून खास तौर पर इन्होंने तो एक भी इंतखाब फेयरनेस से नहीं जीता और ये धांधली करके जीतते रहे। ये फैक्चुअली बात आपके नज़दीक, आप हल्के की सियासत करते हैं, दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुनीब साहब बहुत शुक्रिया। यकीनन ये बात दुरुस्त है। अच्छा। कि जब ये जीत जाते हैं तो फिर ये कहते हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ हुए और जब हार जाते हैं तो इल्ज़ामात लगाते हैं और यह इनका वतीरा है। 1985, 88, 90, 93, 97, 2002 स्वाए या 8 में भी ये जीते, 13, तो उसमें तकरीबन ये तमाम के तमाम इलेक्शन अपने एम्पायर खड़े करके जीते। अच्छा। और उनमें निगरान हुकूमतों में खुद होते थे। कुछ इलेक्शन ऐसे हुए कि जिसमें खुद नवाज शरीफ साहब खुद चीफ मिनिस्टर भी थे। गलबन 88 और 90 वाले 2-3 इलेक्शन थे। अच्छा। बाकी इनकी कैबिनेट थी और वो लोग खुद इलेक्शन भी लड़ते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ अवेयरनेस आती रही, रिफॉर्म्स होती रही और इलेक्शन कमीशन वक्त के साथ साथ एक खुद मुख्तियार एक इदारे की शक्ल में सामने उभरना शुरू हुआ
और फिर जब 2013 का इलेक्शन हुआ और जिसमें इमरान खान साहब ने एक तारीखी धरना दिया और 4 हलकों को खोलने की बात की, और वो एक वाहिद पाकिस्तान के लीडर थे जिन्होंने इंतखाबी धांधली के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी रिकॉर्ड एजिटेशन की और एहतजाज किया और उसको पूरी दुनिया ने और कौम ने देखा। उससे पहले ये होता था कि अपोजिशन कुछ दिन एहतजाज करती थी, हुकूमतें बन जाती थी, वजारतें चल जाती थी और वो मामला फिर पीछे चला जाता था। हार के इलेक्शन में धांधली का, हार के इलेक्शन के नताइज ना मानना, ये तो आपका भी वतीरा रहा। नहीं, मैं आप भी 2013 में आपने कहा धांधली होगी, 18 में आप जीत गए, आपने कहा नहीं हुई ना। देखें, अच्छा चले आपकी बात को यूं, मतलब केपी में नहीं हुई, वहां आप जीत गए। नहीं, आपकी बात को यूं ही मैं आगे ले लेता हूं कि एक ये कल्चर बन चुका था, इसको खत्म करने के लिए नहीं, हम हिस्सा नहीं, हम तो इस कल्चर के खिलाफ थे। सब कैसे सर? हम तो इस कल्चर के खिलाफ या फिर आप फिर बात ये कह दें कि 2013 में अगर इलेक्शन आप केपी में जीते तो आप भी धांधली से जीते? नहीं, बात केपी के तो इलेक्शन की हुई नहीं थी 13 में, वो तो 4 जो कौमी असम्बली के हलके थे उनको खोलने की बात हुई थी। 4 हलकों की बात, तो 4 हलकों से बात कह रहे थे ना, वो तो आप कह रहे थे, लेकिन फैक्ट ये है कि जहां आप इलेक्शन जीते वहां आप कह रहे हैं धांधली नहीं हुई, जहां ये इलेक्शन हारे वहां ये कहते हैं, आप इनको इल्जाम लगाते हैं कि कहते हैं धांधली हुई है, लेकिन आप भी वही करते हैं। नहीं, ये फैक्ट नहीं है। जो बात मैं करना चाह रहा हूं, पहले अगर आप बात मेरी मुकम्मल होने देंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है कि मुझे याद है 85 से तो मुझे भी होश है, इलेक्शंस देखते चले आ रहे हैं, और 97 में मैंने अमली तौर पर पहला काउंसिलर का इलेक्शन लड़ा, फिर उस वक्त से लड़ते चले आ रहे हैं बड़े छोटे सारे इलेक्शन। तो ये एक कल्चर बन चुका है। इस कल्चर के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि इलेक्टरल रिफॉर्म्स की जाएं। ठीक है, हमें याद है, हम बुज़ुर्गों से सुनते थे कि 70 की दिहाई का एक इलेक्शन था जो अब तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने इलेक्शन हुए वो एक साफ शफाफ या बेहतर इलेक्शन था, जिस नतीजे को कबूल किया सियासी जमातों ने कौम। तो इसके लिए अब आगे बढ़ना है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि दुनिया टेक्नोलॉजी के साथ ही तरक्की कर रही है, और अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इनोवेशन की जा रही है, EVM मशीन्स लेकर आ रही है, वो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स का एक पार्ट है। दूसरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़ाहिरा, जिसमें बैक कर गई पहले PMLN की हुकूमत, फिर उन्होंने कहने जी हसन इकबाल साहब का ये मतलब नहीं था कि 90 लाख पाकिस्तानी जिनके दिल धड़कते हैं आपके साथ, जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, उनको भी वोट का हक देना चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। ठीक है, लेकिन आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कीजिए, आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऐसे कि जिसके ऊपर ऑपोजिशन कहे कि ना आप कंसेंसस बनाते हैं, आप बुलडोज करते हैं तमाम अमेंडमेंट्स को, उससे तो कभी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कामयाब नहीं होंगे, ना इंतखाबी ढांचा दुरुस्त होगा मुल्क का। नहीं, बुलडोज नहीं कर रहे, ना भी कोई ऐसा खुदा ना खासा कानून बन गया है। पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर की हदायत पर एक कमेटी बनी है, लेजिस्लेशन कमेटी। स्पीकर साहब आजकल उस पर वर्किंग कर रहे हैं कि उन्होंने अपोजिशन की जमातों से राब्ते शुरू कर दिए हैं, लीडरशिप से राब्ते शुरू कर दिए हैं। जुमे वाले दिन भी प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग कॉल की, और जिसमें सिर्फ उसका टॉपिक यही था कि किस तरह से हम इसको वे फॉरवर्ड करें और कैसे मुल्क में कॉन्सेंसस डेवलप। मैंने आपको ये भी मिसालें दे दी हैं कि EVM से जो मुल्क वापस आ रहे हैं, वो एक अलग बात है, तो उसका कोई और रास्ता भी निकल सकता है। EVM में अगर कहीं कोई कमी बेशी है तो उसको भी बेहतर किया जाएगा। पर सर आप तो यही कहते हैं ना, वाहिद यही रास्ता है। आमिर भाई, आप लोग तो कहते हैं EVM ही रास्ता है। सर बात यह है कि देखें, जब आपने इलेक्शन को साफ शफाफ ट्रांसपेरेंट करना, तो टेक्नोलॉजी से ही आप हर चीज को, ये आपका आर्गुमेंट है ना कि सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही शफाफियत आ सकती है। प्रूफ कर लेंगे ना उसको, तमाम चीजें उसकी बेहतर कर लेंगे, लेकिन इसमें बात हो सकती है, ठीक, गुफ्तगू हो सकती है, ठीक, अच्छा कॉन्सेंसस हो सकता है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। से हम कॉन्सेंसस करेंगे, आप करेंगे, लेकिन अगर आप इजाजत दें चलाल चौधरी साहब को जरा शामिल कर लेते हैं। बात ही मुकम्मल नहीं हुई अभी। सर आप बिल्कुल करें बात मुकम्मल, लेकिन चौधरी साहब की बात में जरा इंक्लूड करना चाहूंगा, क्योंकि एक जो फैक्ट आपने कहा दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून आज तक सारे इलेक्शन धांधली करके जीती है। चौधरी साहब एक तो इस बात का जवाब दें, आमिर डोगर साहब ने इस बात को सेकंड किया जो फवाद चौधरी साहब ने कहा है। दूसरी बात, आमिर डोगर साहब बार बार ये कह रहे हैं कि हम अगर कोई इंतखाबी इस्लाहात करना चाहते हैं या हमारा इरादा है तो हम बात करेंगे, कंसेंसस बनाएंगे, और बिल्कुल किसी को कोई कानून ऐसे बुलडोज नहीं होगा। ये आर्गुमेंट उनका अपनी जगह मौजूद है। चौधरी साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, जो डोगर साहब ने बातें की हैं वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ इनकी जो इन्होंने इकदामात किए हैं। रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस लाए हैं ये,
फिर उसके बाद ये अचानक से वो 19 मिनट में 20 कानून पास करने का एक ही पार्लियामेंट दुनिया में है जिसका नाम पाकिस्तान की जो अब की पार्लियामेंट है उसने रिकॉर्ड कायम किया है। उसके बाद इस तरह उसको चोरों की तरह मंजूर करवा कर सब कुछ करना। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कंसेंसस होता क्या है। इसहाक डार साहब की सरबराही में तमाम पार्टियों पे मुश्तमिल जो कि 30 से जायद लोग उस मेंबर थे उस कमेटी के, और उस कमेटी ने 3.5 साल काम किया। उसमें एक रुकन वाली जो पार्टी थी जैसे शेख रशीद वो भी शामिल थे, और वो कमेटी इसलिए 1.5 साल काम नहीं कर सकी थी क्योंकि डोगर साहब की पार्टी पीटीआई एहतजाज और धरना लेकर बाहर बैठी थी और इस्तीफे देकर उसने बाइकआउट किया था। हमने इंतजार किया वो 1.5 साल भी, हमने जल्दी नहीं की। हमने एक वो जो टांगा पार्टी हैं उनके लोगों को भी कमेटी में शामिल किया, कंसेंसस कायम किया। 6 कवानीन थे पाकिस्तान में इंतखाबी, जिससे इंतखाबात होते थे, उन्हें मिलाकर एक कानून बनाया, सबको ऑन बोर्ड लिया, एक एक वर्ड पर लिया। कोई सब कमेटी ऐसी नहीं थी जिसमें इनके लोगों की राय या इनके लोग शामिल ना हो और उस कंसेंसस के बाद कानून लेके आए। ये होता है अमली तौर पर आप ईवीएम से इतना डरते क्यों हैं जॉय साहब? ये टेक्नोलॉजी से आप लोग इतना डरते क्यों हैं और इससे भागते क्यों हैं? आपको क्यों लगता है जब वो इंटरनेट से भी कनेक्टेड नहीं है, ये गारंटी करते हैं कि हैक भी नहीं होगी, तो खौफ किस बात का है? मैं इनसे एक सवाल पूछ लेता हूं। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में आगे है या अमेरिका, आयरलैंड, फ्रांस, यूके? क्यों उन्होंने ये सारा कुछ किया है? क्यों सेनेट का जो इलेक्शन था वो ओपन बैलेट पर इलेक्शन कमीशन ने उसकी मुखालफत की थी? इसकी एक ही वजह है, वोट का तकद्दस। मैं अगर वोट देता हूं तो मेरे अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता होना चाहिए कि वो वोट पर मैंने स्टैंप किस पे लगाई है। मुझे ये बताएं, ये जो मशीन्स हैं इलेक्ट्रॉनिक, इसका तो आज पता चल रहा है कि सरबराहान मुमलिकत जो थे उनके भी फोन हैक हो गए। यानी ये बात आप इंश्योर कर ही नहीं सकते। मुझे बताएं, आपका क्या मतलब है टेक्नोलॉजी में अमेरिका से, यूके से, आयरलैंड से, फ्रांस से हम आगे? नहीं, हम एक टेक्नोलॉजी में आगे हैं जिसका नाम है वोट चोरी। ये है चोरों की हुकूमत। इन्होंने सारा दिन यही सोचना चोरी करनी कैसे। आटा चोरी करें, चीनी चोरी करें, पेट्रोल चोरी करें, दवाइयां चोरी करें। अब रहेगी चोरों की सोच ही। तो आप जीतते रहे इलेक्शन। ये डोगर साहब मंजे हुए सियासतदान है, ये इस बात पे सेकंड कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब को कि तुम एनजी जीतते हो इलेक्शन। मनीब साहब गुजारिश हो रहा है, अब चोरों की जो है ना सारा दिन देखे मामला चोरों का, चोरों की ये सोच है ना कि किस तरह पहले भी चोरी करके आगे। एक आरटीएस सिस्टम जो कि एक कंप्यूटर सिर्फ जिसके लिए इस्तेमाल होता है वो रात को बंद हो गया था। ये इतनी लाखों मशीनें, और उसके बाद आप कहेंगे बटन दबाकर जो मर्जी हम रिजल्ट देखें। जो लोग देखें ना, इनकी नीयत पे शक है, और जो इसके लिए रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, बदनीयती को नीयत अच्छी बदलने की जरूरत है। मसलन किसने कहा था कि 6 बजे पोलिंग एजेंट बाहर निकाल दे? किस किताब में लिखा है? रात 12 बजे दारल लगाकर फैसला कर दे। जो पॉपुलर लीडर्स हैं, पार्टियों के हेड हैं, उनको गिरफ्तार कर लें। किसने कहा था रेफरेंस उस वक्त बनाए जबकि इलेक्शन सर पे हो, और उस वक्त उसके नतीजे अनाउंस करें जबकि इलेक्शन वोट डलने वाले हो? मेरी गुजारिश सुन लें। ये है सारी की सारी एक सोच है इनकी चोरों की। इन्होंने आटा चीनी, क्योंकि ये अभी तक तो इनको हाथ कोई नहीं, इनका ख्याल है इस दफा वोट भी इसी तरह ही चोरी करे। ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, ये एक मेरी बात सुने, मैं ये चैलेंज कर रहा हूं। मुझे अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड, यूके ये मुझे आर्गुमेंट दे दें कि उन्होंने डिस्कार्ड किया है, ये क्यों ला रहे हैं? क्यों? अच्छा चले, वो डोगर साहब अब और तो चोरी होगी नहीं। चले, ये वो डोगर साहब को जवाब देने दें। वो डोगर साहब जवाब देंगे कि इसके पीछे इनकी दलील क्या है। एक ब्रेक के बाद ये जानते हैं कि हुकूमत इस बात पर क्यों बजिंदा है, इसे लिंचपिन क्यों बना दिया रिफॉर्म्स का। ऑल्दो वो कह रहे हैं बहुत बड़े स्केल पर रिफॉर्म्स होनी है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनफैक्ट पूरा फोकस है हुकूमत का कि हमने आई वोटिंग भी करनी है और हमने ईवीएम भी लेकर आनी है। लेकिन क्यों, वो डोगर साहब हमें बताएंगे एक ब्रेक के बाद। साथ लिए जवाब हुकूमत देना है। आमिर डोगर साहब ने नीयत ठीक कर लो तुसी पहले अपनी सर। मुनीब साहब, पहले तो अल्लाह की शान है, चौधरी साहब के मुंह से वो चोरों की हुकूमत और चोर चोर बात कर रहे हैं। कौन नहीं जानता, पाकिस्तान का बच्चा बाजा जानता। ये
रजिस्टर्ड चोर हैं, और चोर नहीं बल्कि डाकू हैं। अच्छा। और पूरी कौम जानती है इनकी लीडरशिप की, जो चोरियां और डाके हैं कौन नहीं जानता, उनकी जो एसेट्स हैं जो आज भी मुल्क से बाहर बैठे हैं। और इस पर बहुत लंबी बात हो चुकी है, मैं बार बार बात करना मुनासिब नहीं मतलब आप ये कहते हैं कि ये असल सर्टिफाइड, यानी कि हाँ सर्टिफाइड। और दूसरा ये कि वो कहते हैं ना कि एक शेर है कि जी सूरज को लगे धब्बा कुदरत का करिश्मा है, बुत हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी है। तो बात ये है, ये मुझे बताएं कि इलेक्शन की धांधली को रोकने के लिए इनके पास क्या तजवीज़ है? वैसे उन्होंने आपसे मुझसे पूछ लिया ना, ईवीएम वो कहते हैं ईवीएम क्यों, जब पूरी दुनिया छोड़ रही है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में ईवीएम ही एक ऐसी चीज़, इलेक्शन मशीन पूरी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में उभरी कि जिसमें उन्होंने मेक श्योर किया कि शफाफियत हो। और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में आज भी ईवीएम मशीन चल रही है। कुछ मुल्कों ने डिस्कार्ड किया होगा बकौल आपके, ठीक है, लेकिन गुंजाइश बेहतरी की, इम्प्रूवमेंट की तो हर वक्त रहती है। पर वो कहते हैं आप दुनिया की टेक्नोलॉजी से कैसे आगे हैं, अगर वो डिस्कार्ड कर रहे हैं तरक्की याफ्ता, और आप कौन सी मशीन बना लेंगे? ये तो उस मशीन के करीब ही नहीं आते। कोई आए ना, कोई नीयत तो अपनी शो करे ना कि इन्होंने कॉन्सेंसस करना है। ठीक है, बिल्कुल। जिस कमेटी की अब हमने मशीन पार्लियामेंट में रखी, कोई इनका सेनेटर, कोई एमएनए, बावजूद इसके कि उनको हम बताते रहे, उनको इन्फॉर्म किया, मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म किया, बाकियों ने इन्फॉर्म किया, लेकिन वो नहीं आए, करीब ही नहीं आए। क्यों? कि जी जैसे इमरान खान ने एक ये चीज़ दी है तो ये इनके लिए जैसे एक अछूत नहीं होती, ऐसी चीज़। देखें, इमरान खान की नीयत साफ़ है, हमारी कोई बदनीयती नहीं है, हम शफाफियत पर यकीन रखते हैं। 2023 का इलेक्शन इमरान खान साहब चाहते हैं कि एक पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा इलेक्शन हो जिस पर कोई फ्रीक भी उंगली ना उठा सके। लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि सियासी पार्टियों का कंसेंसस जरूरी है, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ सर। और आप कितने अरसे से शुरू हो गए की कमेटी की बात ये कर रहे हैं, ये भी जानते हैं, मैं भी उस वक्त असेंबली का हिस्सा था, ये भी मेंबर थे। उस कमेटी में क्या होता था? कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ लिंगर ऑन कर रहे थे। फिर अपोजिशन का जब अपोजिशन का प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ तो 4-6 पॉइंट्स के ऊपर कंसेंसस हुआ। बिल्कुल ये उस पार्लियामेंट का उस वक्त की तमाम सियासी पार्टियों का ये क्रेडिट है। ठीक है, आए बैठे, हमें को तजवीज़ दें। आपके पास इलेक्शन की शफाफियत के लिए, धांधली को रोकने के लिए, वोट की चोरी को रोकने के लिए क्या आपके पास सोल्यूशन है? हमसे बात करें। उन्होंने कहा दे दी है, नियत साफ कर लें। नियत इनके कहने से तो हम नियत या बद नहीं, नियत साफ है, एक बात। दूसरी बात यह है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अब मशीन गई है, वो इसको देखेगा। कोई इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने इमरान खान तो नहीं करवाने। एक दुनिया में एक दो चीज़ हमने सामने रख दिया, फिर ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट से क्यों भाग रहे हैं? और भी कुछ चीज़ें हैं, फॉर्म 7 है, फॉर्म 9 है, उसकी अमेंडमेंट्स जो प्रपोज हैं, जो इस्लाहात हम करना चाह रहे हैं, वो देखें तो सही। आप बैठकर बात तो करें ना। करिश्मा है ना आमिर भाई कि जिस इलेक्शन कमीशन पर आप अपने वुज़रा की मदद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के अदम एतमाद कर चुके हैं, आज आप इंतजार कर रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन आपको सर्टिफिकेशन देके कि बड़ी आला मशीन। कोई अदम एतमाद नहीं कर चुके, वो उनका आईनी हक है, वो खुद मुख्तियार इदारा है, कोई हम उन पे प्रेशर नहीं डाल रहे। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह से नहीं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी जो की थी आपके वुज़रा ने? सर वो जो की थी तो वो हो गई बात, लेकिन अब बात को हमें आगे चल उसका मुझे बताएं, आप हल्के की सियासत करते हैं, बड़े देखें वो अगर आप कहेंगे आदमी है, मुझे बताएं आप करते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके मुल्क के कानूनी इदारे के खिलाफ? वो बड़ी एक लंबी बहस है, उस बहस को ना छेड़ें तो बेहतर है, आप आगे की तरफ चलें। इमरान खान आज इस मुल्क को आगे लेकर जा रहा है। ठीक, आपकी मुआशत भी तरक्की कर रही है, ठीक है, आपका डेफिसिट भी कम हो रहा है, ठीक, आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है, तो इंपोर्ट कम हो रही है। आगे की तरफ चलें, चौधरी साहब, और सोल्यूशन दें, और सोल्यूशन दे दें। ये डोगर साहब कहते हैं, अपने दिल पे हाथ रख के कह रहे हैं कि भाई हमारी नीयत साफ है, बिल्कुल धुली धुलाई साफ सुथरी, धुली धुलाई है ना, धुली धुलाई बिल्कुल जब नजर आती है, ट्रांसपेरेंट, सी थ्रू है। देखें, नीयत इनकी पता चल जाती है जी। देखें ना जी, चेयरमैन सेनेट के लिए 54 लोग खड़े हुए और उसके बाद वोट कितने निकले? चेयरमैन सेनेट किसका था?
उसके बाद इनकी नीयत का पता चलता है। डिप्टी स्पीकर जो है 50,000 वोटों, जाली वोटों से स्टे पर बैठा है। नीयत पता चल जाती है, नीयत पता चल जाती है इनकी जब ये इलेक्शन कमीशन के मेंबरान लगाने के लिए एक गैर आईनी इकदाम इनका सदर करता है। नीयत इनकी पता चल जाती है जब इनके वजीर एक नहीं आधी दर्जन बैठ के कहते हैं इलेक्शन कमीशन को तुम इस्तीफा दे दो। नीयत तो इनकी पता चल गई थी जिस दिन धुंध में इन्होंने थैले उठाए थे। जब धुंध में इन्होंने उठाए और ये रंगे हाथों पकड़े गए चोर, तो फिर इन्होंने सोचा यार थैले ना उठाने पड़े, कुछ और सोचे। फिर इन्होंने मशीन सोच ली। लेकिन ये इस तरह समझते हैं कि जैसे ये सब कुछ जो सोचेंगे वो हो जाएगा। खान साहब भारी जी आगे निकल गए, बिल्कुल बड़ा आगे निकल गए। खान साहब आगे निकल गए, पाकिस्तान पीछे रह गया। खान साहब आगे निकल गए, कश्मीर पीछे रह गया। खान साहब आगे निकल गए, गरीब पीछे रह गया। खान साहब बहुत आगे निकल गए, गरीब का आटा 30 का था, वो खान साहब इतना आगे निकल गए वो 80 का हो गया। खान साहब इतना आगे निकल गए, चीनी 50 की उन्होंने 125 की कर दी। खान साहब इतना आगे निकल गए, दवाइयां 300 गुना महंगी कर दी। खान साहब इतना आगे निकल गए और गरीब पीछे रह गया, पाकिस्तान पीछे रह गया, पाकिस्तान की इज्जत पीछे रह गई। मेरा मतलब आपकी ये अल्लाह शख्सियत है आमिर डोगर साहब, इन्होंने कहा एक सोल्यूशन आप दे दें। सियासी तकरीर कर रहे हैं, मैं सोल्यूशन बता रहा हूं। मैं उसके बाद सोल्यूशन मैंने इन्हें बता दिया। अपने ज़हनों से चोरी निकालें, अपनी बदनीयत को अच्छी नीयत में बदलें। मुझे ये 3 सवालों का जवाब दे दें। 6 बजे पोलिंग एजेंट जो है वो 6 बजे नीयत शो नीयत सर मुनीब साहब 1 मिनट 3 सवालों का जवाब नजर आती है। 3 सवालों का जवाब दे दे। इलेक्शन हमने तो नहीं करवाने, इमरान खान ने तो नहीं करवाने। मैंने भी इलेक्शन लड़ना, ये भी लड़ेंगे, वहां तो इक्वल होंगे जब इलेक्शन हो रहे होंगे। ठीक है, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। ठीक, उनके हमें हाथ मजबूत करने चाहिए। कोई सोल्यूशन तो देना। स्वाय सियासी तकरीर आपका ये सोल्यूशन दे दें। स्टेज सोल्यूशन पोजीशन में होती है, बचपन से इस तरह की सोल्यूशन ले लें मेरे से। जी जी देखिए मुनीब साहब, सिंपल सोल्यूशन है। आइन कानून मौजूद है, उस पर अमल किया जाए। दायरे में अब जो अदारे हैं वो अपने दायरे में रहें। यहां पर इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं वो उस मौके पर इलेक्शन को मनूवर करने के लिए काम ना करें, बल्कि वो मुल्क का दिफा करें। इलेक्शन कमीशन को आजादाना काम करने दिया जाए। ये 6 बजे पोलिंग एजेंट बाहर ना निकाले जाएं, रात 12 बजे फैसले ना किए जाएं। तो पार्टियों को इलेक्शन से बाहर दिखाने के लिए, इंप्रेशन कायम करने के लिए उनके लीडरों को इलेक्शन के दिनों में सजाएं ना दी जाएं। और मैं आपको बता दूं, किसी रिफॉर्म की जरूरत कम है, नीयत को ठीक करने की जरूरत है। नीयत से चोरी निकालकर उसको गिनवा दी है। देखिए, फिर सियासी तकरीर की है। नहीं, अभी तो सोल्यूशन बताएं। सोल्यूशन तो, नीयत तो ठीक है। इमरान खान की नीयत पे, उसके किरदार पे कौन शक कर सकता है? आपको वो कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब। नहीं, बात ये है कि ये क्या अपनी कोई तजवीज इलेक्शन रिफॉर्म्स में PMLN, देखिए अभी बिलावल भुट्टो ने बात की ना, उसने EVM के ऊपर एतराज किया, लेकिन उसने कहा इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स में हम आपके साथ हैं। तो सियासी सोल्यूशन तो देना, मतलब वही चीज जो इनको नजर आ रही है, क्योंकि इनको पता चल रहा है कि इनकी जो चोरियां खुली हुई हैं, मुकदमात चल रहे हैं, पार्टी का इनका तिया पांचा हो गया, 6 इनके बयानिए हैं, लीडरशिप बाहर बैठी है, मजे कर रही है, ये यहाँ रुल रहे हैं, खबार हो रहे हैं, आगे इनका मुस्तकबिल तारीख हो गया, ये अपनी वही रोना रो रहे हैं। मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ, बात तो नहीं कर रहे ना कोई मकसद की, कोई लॉजिक की, कोई दलाइल से चलें, सियासी तकरीर नहीं, अब काम हो जाए। उम्मीद की जा सकती है जी कि शायद कंसेंसस हो जाए, कम से कम मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। मैं डोगर साहब से और तराज चौधरी साहब से इजाज़त चाहूँगा। ब्रेक के बाद आप IG पंजाब इनाम गनी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जो वाक़या मीनार पाकिस्तान पे हुआ उस हवाले से, और जो एक खातून के साथ जब वो रिक्शे में सवार थी उनके साथ जो वाक़या हुआ उस हवाले से तफसीली गुफ्तगू हमने की है। किस बेसिस के ऊपर उन अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया गया और एक्चुअली उस सारे वाक़े में हुआ क्या। एक ब्रेक के बाद IG पंजाब इनाम गनी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ख़वातीन के साथ जिनसी हिरासानी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, एक बहुत बड़ा कंसर्न है। वैसे तो ये ऑल ओवर पाकिस्तान एक ट्रेंड है, केसेस रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं या वाकई इंसिडेंट्स में इजाफा हुआ है, इस हवाले से तो डिबेट भी होती है, बात भी होती है। लेकिन जो वाक़या मीनार पाकिस्तान पे पेश आए, यानी ग्रेटर इकबाल पार्क में,
उसने बहुत से सवालात को जन्म दिया। ज़ाहिरी बात है, ग्रोइंग इनसिक्योरिटी है, लोगों के अंदर सवालात पूछे जा रहे हैं। हुकूमत ने इस हवाले से एक्शन लिया, पुलिस ने एक्शन लिया, अफसरान को ओहदों से हटाया, लेकिन क्या यही जवाब है इस सारे मामले का? और इस हवाले से पुलिस का रिएक्शन क्या था, ये जानने के लिए हम चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर पंजाब जनाब इनाम गनी साहब। इनाम गनी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो क्योंकि ये जो मीनार पाकिस्तान पे वाक़या हुआ, ये शायद आपके करियर का भी मेरे ख्याल में तो पहला वाक़या हुआ होगा जिसपे इस तरह पर और इस स्केल पर एक खातून को हिरासा किया गया। सबसे पहले जब आपके नोटिस में वाक़या आया और जब आपको ये पता चला कि ये 14 अगस्त का वाक़या है और 3-4 रोज़ गुजर गए हैं, कुछ नहीं हो, व्हाट वाज योर इमीडिएट रिएक्शन? वर यू सब शॉक्ड, या आपको लगा कि ये इट्स इनकॉम्पिटेंस ऑन पार्ट ऑफ दी लोकल पुलिस या जो उनकी जिम्मेदारी थी? देखिए, सबसे पहला रिएक्शन तो एक बाप भाई या बेटे की हैसियत से जिस तरीके से आप जब इस तरह की कोई चीज़ देखते हैं या उसके बारे में सुनते हैं, तो पहला रिएक्शन तो वो वाला रिएक्शन था मेरा, और वो बड़ा नेचुरल रिएक्शन था। जो आप ये सोचते हैं कि पाकिस्तान के माशरे में, लाहौर जैसे शहर में, मीनार पाकिस्तान जैसी जगह पे इस तरह का भी कोई वाक़या हो सकता है 14 अगस्त के दिन। एक अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी माँ के लिए सोचते हुए पहला रिएक्शन तो ऑफ कोर्स वो वाला था। ना सिर्फ गम और गुस्से का था बल्कि खौफ का भी था कि अगर ये इनके साथ हो सकता है, इस खातून के साथ, तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। सो दैट वाज द फर्स्ट रिएक्शन। लेकिन साथ ही साथ एज ए पुलिस ऑफिसर, एज ए चीफ ऑफ पंजाब पुलिस, जो मुझे ज़्यादा शॉक लगा, जो लोग मुझे जानते हैं दे नो कि मैं बहुत हैंड्स ऑन रहने वाला आदमी हूँ। मुझे एज ए पुलिस ऑफिसर अटक से लेकर रहीम यार खान तक जो कुछ होता है, अगर मुझे डीपीओ से पहले पता नहीं चलता तो डीपीओ के साथ डेफिनेटली पता चलता है। और मुझे ना सिर्फ मेरा स्पेशल ब्रांच बताता है बल्कि बाकी भी, बिकॉज मेरा बहुत ताल्लुक़ है, मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रहा हूँ पंजाब पुलिस का, सो मुझे बहुत जल्दी पता चल जाता है। सो इट वाज ए शॉक कि इतना बड़ा वाक़या हो गया है और मुझे क्यों पता नहीं चला, ये क्यों मुझे सोशल मीडिया से पता चला। सो इट वाज ए शॉक। और द फर्स्ट रिएक्शन वाज आई इमीडिएटली कॉन्टैक्टेड जो मेरे डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर है, इवन सीसीपीओ से भी पहले आई कॉल्ड हिम कि ये क्या हुआ है। अभी इनाम गनी साहब, आपने फरमाया कि आपके लिए ये भी शॉकिंग था कि आपको नॉर्मली पता चल जाता है वाक़यात पूरे पंजाब के अंदर, अगर कोई बहुत बड़े स्केल का वाक़या हो डीपीओ के साथ पता चल जाता है या टाइम्स पहले पता चल जाता है, बट लाहौर में ये वाक़या हुआ है प्रोविंशियल कैपिटल में, क्या इनकॉम्पिटेंस फिर स्पेशल ब्रांच की भी है? और अगर है तो क्या उस हवाले से कोई एक्शन लिया जा रहा है या आपने किसी को लिखा है? क्योंकि आपके तो बहुत से ऐसी झेली इदारे हो सकते हैं जो आपको इस हवाले से अप्राइज करते हैं, जो पूरे प्रोविंस के अंदर सिक्योरिटी की सिचुएशन होती है या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, आपको किसी ने भी नहीं बताया? भी आपने खुद कहा कि आपको नहीं पता चल सका इस हवाले से और प्रोविंशियल कैपिटल में वाक़या हुआ है, तो क्या जो इंटेलिजेंस है पुलिस की उसका भी फेलियर है? मैं तो सबसे ज़्यादा अपने फील्ड फॉर्मेशंस को रिस्पॉन्सिबल ठहराऊंगा, जिनका ये काम था कि वो इमीडिएटली रिएक्ट करते और अपने चेन ऑफ कमांड में ऊपर बताते। जहाँ तक स्पेशल ब्रांच की बात है, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच को मैंने टास्क किया भी है, वो अपनी इंटरनल इंक्वायरी भी कर रहे हैं और उसमें भी विल फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्यों ये बात ऊपर ट्रैवल नहीं हुई और क्यों हमें ये इस चीज़ का पता नहीं चला। अच्छा, ये वाक़या जिस तरह दीदा दलेरी से किया गया, मैं फिर मज़ीद एक दो वाक़या था उसके हवाले से भी बात करना चाहूँगा, लेकिन 18 अगस्त को आप एक इंक्वायरी ऑर्डर करते हैं, 3 सवालात आपने उसके अंदर कैटेगोरिक पूछे। अब वो नज़र भी आ रहा है हमारे नाज़रीन को भी वो 3 सवालात क्या थे। उससे अगले ही रोज़ जब आप इंक्वायरी ऑर्डर करते हैं, तकरीबन 4 से 5 पुलिस अफसरान को उनके ओहदों से हटा दिया जाता है। सबसे पहले तो ये बताइए कि लोगों के जहन में सवाल है कि SHO, DSP या चलें जो एडिशनल SP ऑपरेशंस सिटी डिवीज़न के थे उनको हटाना, पूरी कमांड जो थी ऑपरेशंस की लाहौर की, उसको सारी को आपने रिमूव किया। इस रिमूवल के बाद क्या फर्दर इंक्वायरी हो रही है या दे हैव जस्ट बीन क्लोज टू द पुलिस लाइंस और SNGAD एंड दैट्स इट?
देखिए बात ये सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों के जहन में ये है कि क्यों इस लेवल तक गए हैं, डीआईजी का क्या रोल था, एसएसपी का क्या रोल था, एसएचओ एसडीपीओ को सस्पेंड क्यों किया गया, ऊपर वालों को हटाया क्यों गया, ये सबके जहन में है और ये डेफिनेटली आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड। देखिए होता ये है कि 13 तारीख की रात को कुछ लोग मीनार पाकिस्तान पे ग्रेटर इकबाल पार्क में घुसने की कोशिश करते हैं, गेट उसका तोड़ते हैं, अंदर जाते हैं और वहाँ पे वो जाके इंतज़ार करते हैं कि हो सकता है कि 14 अगस्त वाला वो जो होता है फायरवर्क वगैरह वो नहीं होता, ये पूरा वाक़या हो जाता है, उसका पर्चा भी केस रजिस्टर हो जाता है। पुलिस की पूरी तैयारी होनी चाहिए थी हर एक चीज़ के लिए, मल्टीटास्किंग होती है, इतनी बड़ी फोर्स है लाहौर की, उसके तमाम ड्यूटियां होनी चाहिए थी असाइंड। अब मीनार पाकिस्तान पे या ग्रेटर इकबाल पार्क पे नॉर्मली 3 गेटों पे 7 लोग होते हैं। उस दिन एक सिक्योरिटी ऑर्डर भी इशू किया गया जिसके तहत 37 लोग वहाँ पे इंक्लूडिंग द एसएचओ कि जी उनको असाइन किया गया कि वो वहाँ पे ग्रेटर इकबाल पार्क पे रहेंगे। अच्छा जी। अब ये 5 बजे के बाद ये वाक़या शुरू होता है, लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और कोई 28,800 प्लस लोग वहाँ पे थे। ये ज़ुबानी मैं उससे वो नहीं कह रहा हूँ या अपने जहन से या इख्तिरा से, ये जो जियो फेंसिंग की हमने उसके मुताबिक उस वक्त मोबाइल फ़ोन्स उस एरिया में इतने चल रहे थे, सो द नंबर कैन बी ग्रेटर दैन दैट। अब वो इतने लोग वहाँ पे मौजूद थे, ये वाक़या शुरू होता है, 15 पे कॉल होती है, 15 की कॉल्स डाइवर्ट होती हैं, एसएचओ के पास आती हैं, एसएचओ मौके पे मौजूद है, उसकी और कोई ड्यूटी नहीं थी, वो ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद है। सबसे पहली गलती उसने ये की, जो हमारी एंटी रॉयड फोर्स है उसको हम तोड़ते नहीं है, इकट्ठे रिजर्व्स की शक्ल में रखते हैं ताकि अगर कोई एंटी रॉयड की सिचुएशन हो तो हम एक्ट कर सकें। अब वो इन्होंने गेटों पे तकसीम करके थोड़े थोड़े 3-3, 4-4 लोग वहाँ पे कर दिए। एसएचओ को इतला मिलती है, वो कुछ भी नहीं करता, ही डजंट रिएक्ट। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर ये वहाँ पे 4 बंदों के साथ एंटर होता और 2 हवाई फायर भी कर लेता तो शायद वहाँ पे आगे ये बात इतनी ना चलती। अच्छा, फिर 2 ARF के लड़के हमारे और 1 डॉल्फिन वाला, वो अल्टीमेटली जाते हैं और इस खातून को लेके आते हैं कैंटीन पे। एसएचओ वहाँ पे उससे मुलाकात भी होती है, फिर वो वहाँ से उसको थाने लेके जाता है, थाने में एसएचओ भी बैठा हुआ है, एसडीपीओ भी जो डीएसपी है वो भी आता है, वो इस लड़की के साथ मिलते भी हैं, खातून के साथ बातचीत भी होती है और इनको ये सारा वाक़या सब कुछ पता है। अब ये है 14th की बात, ठीक है। उसके बाद एसपी सिटी है, एसपी साहब को ये पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ हुआ है। इट वाज हिज ड्यूटी टू गो टू द स्पॉट, देखे वहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, अपने लोगों से चेक करे। उसने एक ऊपर एसएसपी को बता दिया कि जी कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब वहाँ पे कोई इस तरह का इशू नहीं था, मैं वहाँ पे गया, कोई खातून नहीं है। जब वो ये रिपोर्ट कर रहा है उस वक्त लड़की जो है वो थाने में बैठी हुई है। सो उसके आप एसपी के रिएक्शन को देखें। उसके बाद क्योंकि उसको तो एसएचओ और एसडीपीओ ने ये कहा था कि कुछ नहीं हुआ जी, छोटा मोटा वाकया था और वो बात ख़त्म हो गई। अच्छा। अब यही रिपोर्ट एसपी जो है वो एसएसपी ऑपरेशंस को करता है और वही रिपोर्ट एसएसपी ऑपरेशंस जो है वो डीआईजी ऑपरेशंस को करता है कि जी कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, कोई लड़की कोई होलिगनिज्म थी और वो बस ख़त्म हो गई और वो लड़की अपने घर चली गई, वो अपना पर्चा नहीं करवाना चाहती है। So एक मिसरिप्रेजेंटेशन, if you allow me sir, एक मिसरिप्रेजेंटेशन होती है from the divisional SP to the SSP operation and then to DIG operations. जो मेरा पॉइंट है कि एसएचओ और एसडीपीओ उस खातून से मिले हैं, उनको सारी चीज़ की ग्रेविटी का भी पता है, ठीक है, तो ये तो क्रिमिनल है उनके पार्ट पे, मैं तो नेग्लिजेंस भी नहीं करूंगा। इट इज़ ए क्रिमिनल, इट इज़ नॉट एन ओमिशन, इट इज़ ए कमीशन। दे न्यू कि ये सारा कुछ हुआ है और उन्होंने इस बात को छुपाने की कोशिश की है। सो बोथ ऑफ देम वर सस्पेंडेड। अब एसडीपीओ ने मिसरिप्रेजेंटेशन की है टू द एसपी और एसपी ने वही बात ऊपर एसएसपी और डीआईजी को बताई विदाउट वेरीफाइंग। सो और उन तीनों ने उसको चेक करने के बजाय उसकी ऑथेंटिसिटी को उस पर यकीन करके खामोश होके बैठ गए। अब जाहिर बात है
पांचों की गलती है, लेकिन किसकी किस हद तक गलती है? दो को हमने इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया, 3 के खिलाफ। अच्छा, जो आपने इंक्वायरी की बात की, इंक्वायरी जो कमेटी थी, आई रिक्वेस्टेड द इंक्वायरी कमेटी कि मुझे इमीडिएट, उनको मैंने संडे तक का टाइम दिया था, बट इमीडिएटली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके मुझे बताएं कि क्या हुआ था। सो जो उनकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी उसमें यही चीज़ उन्होंने रिपोर्ट की, उसी के बेस पे ये 5 अफसरों के खिलाफ इमीडिएटली एक्शन हुआ। अब जो डिटेल्ड रिपोर्ट है वो मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, हम इसमें जो 2 ऑफिसर्स जिनके खिलाफ एक्शन लेना मेरे सवाबदीद है, विच इज़ द SHO एंड SDPO, उनको चार्जशीट इशू कर रहे हैं। इसी तरीके से जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका जो भी रोल है उसके मुताबिक, बिकॉज ये सारे एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के उस पे होते हैं, सो हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लिखेंगे, फेडरल गवर्नमेंट को लिखेंगे, और ये नहीं है कि जी ये सिर्फ ट्रांसफ़र हो गए, बिकॉज ये बहुत बड़ा वाक़या है और उसमें हम सारे पंजाब पुलिस को, पंजाब गवर्नमेंट को इसमें शर्मिंदा किया। सो एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट एवरीबॉडी। अच्छा, ये अभी क्योंकि इस हवाले से ये वाक़या हुआ, अब तकरीबन 2 घंटे के करीब ये वाक़या चलता रहा जो रिपोर्ट हुआ, और जिस तरह आपने बताया इनकॉम्पिटेंस थी राइट फ्रॉम SHO लेवल से लेकर ऊपर तक। ठीक है, वो इनकॉम्पिटेंस और वो नज़र भी आना चाहिए, एक्शन रिमूवल हो गई जगहों से, लेकिन फर्दर एक्शन भी होगा। लेकिन एक और वाक़या IG साहब हुआ जिसमें एक लड़की को एक लड़के ने हरासा किया। वो मोटरसाइकिल रिक्शा जिसे हम चिंगची कहते हैं लाहौर में, वो उस पर जा रही थी और प्रॉब्ली वही उसी के इर्द गिर्द शायद जगह है। पंजाब हुकूमत की तरफ से कहा गया कि ये लड़का जिसने ये हरकत की है ये आइडेंटिफाई हो गया है। ये बताया गया साथ ही कि शायद जो वीडियो बना रहा था शख्स, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पहले तो ये क्लैरिटी दीजिएगा, क्या ये लड़का वाकई आइडेंटिफाई हो गया है जिसने इस लड़की को, इस खातून को छेड़ा है, हरास किया है उस रिक्शे पर बैठे हुए उस वक्त? देखिए, मेरे लिए ये वाला वाक़या जो है ये उससे भी ज़्यादा खौफनाक है, ये मीनार पाकिस्तान से भी। लाहौर की सड़कों पे मेरी बहनें, मेरी बीवी, मेरी बेटी सारे यहाँ पे फिरते हैं और किसी के साथ कोई गनमैन, कोई एस्कॉर्ट नहीं होता। ये किसी के साथ भी हो सकता है। दिस इज़ मोर डेंजरस, ये ट्रेंड भी ज़्यादा ख़तरनाक है। हमने उस पे बहुत काम किया। अगर आप उस वीडियो को बार बार देखें तो उसमें आपको एक मोटरसाइकिल सवार ग्रुप नज़र, 2 बंदे नज़र आते हैं और वो वीडियो बना रहे होते हैं, और ये लड़का जो है, ये हरासा करने वाला, ये पीछे से आता है भागता हुआ और वो उस चिंची पे चढ़ता है, हरकत करता है और वापस जाता है वहाँ से। उसमें हमने वो लड़का जो वीडियो बना रहा था वो आइडेंटिफाइड है और वो शामिल तफ्तीश है हमारे साथ। इस केस में ख़ातून जो है उनके साथ भी हम राब्ते में हैं। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट भी की थी और हम जो विक्टिम प्रोटेक्शन लॉ है उसके तहत उसकी आइडेंटिटी हमने खुफिया रखी हुई है। हमने उस लॉ को इन्वोक भी किया हुआ है और ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ भी टेकअप किया हुआ है। सो हम उसकी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज कर रहे, बट शी इज़ हेल्पिंग अस। और उसमें ये जो लड़का है हमारे पास, ये भी है, 2 और भी लड़के हैं, लेकिन उस लड़के की आइडेंटिफिकेशन, वो जो भाग के आने वाला है, वो अभी तक नहीं हो सकी है। अच्छा। और उसका खातून ने यहाँ तक हमसे हेल्प की कि उसका स्केच भी बन चुका है और वी आर कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह वील गेट हिम वेरी सून। ये जो बात ख़वातीन से रिलेटेड मामलात हैं, देखिए एक नॉर्मल बहुत से ऑफेंसेस होते हैं, लड़ाई झगड़ा है और बहुत से मामलात हैं। ये आप मुतअद्दिद जगहों पर पहले भी कह चुके हैं कि FIR का अंदराज फौरी तौर पर होना चाहिए, फेयर इनफ, अच्छी बात है। लेकिन जो ख़वातीन के साथ इंसिडेंट्स हैं, मैं इसलिए ये फोकस करके पूछ रहा हूँ क्योंकि आज लोग आपको जब सुन रहे हैं तो एज प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर, एज IG पंजाब, जो ख़वातीन हमारी माएँ बहनें मौजूद हैं इस सूबे के अंदर ख़ास तौर पर, वो आपसे जानना ये चाहती हैं कि अब वो कैसे खुद को प्रोटेक्टेड महसूस करें अगर वो किसी पब्लिक प्लेस पर जाएंगी। क्योंकि आपने कहा प्रिवेंशन एक काम होता है पुलिस का। अनफॉर्चुनेटली पुलिस मिजरेबली फेल्ड, जो मीनार पाकिस्तान पे वाक़या हुआ, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की, ठीक है, लेकिन अब व्हाट इज नेक्स्ट फॉर देम? वो कैसे खुद को महसूस करेंगी कि वो प्रोटेक्टेड हैं या बाहर जा सकती हैं किसी पब्लिक प्लेस पर? देखिए, मेरे लिए ये वाला वाक़या जो है ये उससे भी ज़्यादा खौफनाक है, ये मीनार पाकिस्तान से भी। लाहौर की सड़कों पे मेरी बहनें, मेरी बीवी, मेरी बेटी सारे यहाँ पे फिरते हैं और किसी के साथ कोई गनमैन, कोई एस्कॉर्ट नहीं होता। ये किसी के साथ भी हो सकता है। दिस इज़ मोर डेंजरस, ये ट्रेंड भी ज़्यादा ख़तरनाक है। हमने उस पे बहुत काम किया। अगर आप उस वीडियो को बार बार देखें तो उसमें आपको एक मोटरसाइकिल सवार ग्रुप नज़र, 2 बंदे नज़र आते हैं और वो वीडियो बना रहे होते हैं, और ये लड़का जो है, ये हरासा करने वाला, ये पीछे से आता है भागता हुआ और वापस जाता है वहाँ से।
आप यकीन जाने हमारी तरफ से बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। पहले जो चीज़ें पुलिस में लोग जाते थे वो कहते थे कि जी ये घरेलू झगड़ा है, ये मियाँ बीवी का है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। या हम बड़े आसानी से कह देते थे कि अगर कोई बच्ची घर नहीं आई शाम को तो हम कहते थे ये अलॉटमेंट का है जी, आप जाके लड़की ढूंढें। हर केस में अब हम पर्चा दे रहे हैं, हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। सो हम दोनों तरफ देख रहे हैं, हम प्रिवेंशन की साइड पे भी जा रहे हैं, हम डिटेक्शन की साइड पे भी जा रहे हैं। और मैं अवाम को ये यकीन दिलाता हूँ, पंजाब के अवाम को, कि पंजाब पुलिस 24 घंटे दिन रात इस कोशिश में है कि पंजाब को सेफ़ बनाए, और पंजाब सेफ़ है। मैं आपको ये भी यकीन दिला दूँ कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों और दुनिया के बहुत सारे शहरों से पंजाब बहुत सेफ़ है। लाहौर इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज़। मैं कनाडा का देख रहा था, वहाँ पे 2 in 100 केसेस जो सेक्सुअल असॉल्ट के हैं, दे आर रिपोर्टेड टू द पुलिस। हम हर केस को वो ले रहे हैं, हम खिदमत मराकज़ में ले रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट ऑल ऑफ आर सिस्टर्स, मदर्स, डॉटर्स ऑन द स्ट्रीट्स। इसी काम के लिए हम हैं, और इंशाल्लाह ये वन ऑड इंसिडेंट है, इंशाल्लाह ये नहीं है कि ये हमारी सोसाइटी का नॉर्म है। हम बहुत अच्छे लोग हैं, हमारी बहुत अच्छी कौम है, हम माओ बहनों के लिए सीट छोड़ने वाले, खड़े होने वाले लोग हैं। हम हमेशा अपनी बहनों की इज़्ज़त करने वाले लोग हैं। आप मार्केट में जाएं, आप गाड़ियों में जाएं, आप किसी बस में सफ़र करें, ट्रेन में सफ़र करें, हम इस तरह के लोग बिल्कुल नहीं हैं। दिस इज़ वन ऑड इंसिडेंट। सो ये यकीन जानिए पंजाब सेफ है। आरिफ साहब, आप कह रहे हैं, आई रियली होप लोग जिस तरह आप प्लेज कर रहे हैं कि पंजाब सेफ है, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए आप फरमा रहे हैं वन ऑफ इंसिडेंट है, लेकिन ये किसी बदकिस्मती की बात यह है कि ये किसी रिमोट एरिया में नहीं हुआ, ये एक प्रोविंशियल कैपिटल में हुआ, और जिस स्केल पर हुआ इसने चूल्हे हिला दी हैं हमारे पूरे निज़ाम की। ख़ास तौर पर इसका जो एक इम्पैक्ट आया है सोसाइटी के अंदर, जो इसके ऊपर डिस्कशन हुई है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना वक्त दिया। एक बात जो कि इस पूरे वाक़े ने हमारे सामने रख दी है कि अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। ख़वातीन को प्रोटेक्ट करने के हवाले से कानून मौजूद है, सिर्फ नफाज की ज़रूरत है, और वो नफाज प्रॉम्प्ट होना चाहिए। क्या ख़वातीन इस इंसिडेंट के बाद, हमारी बहनें, बेटियां, माएँ, क्या वो प्रोटेक्टेड महसूस करेंगी इस एनवायरनमेंट के अंदर घूमने के लिए, ख़ास तौर पर क्योंकि आईजी पंजाब हमारे साथ मौजूद थे? क्या उनकी बातें रीअश्योर कर पाएंगी पंजाब के अवाम को कि वो, ख़ास तौर पर ख़वातीन को, कि वो सेफ़ हैं? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।